अच्छा, तो बोहर के मॉडल से जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से एक्सप्लेन होता है उसको देखते हैं। जो अलग-अलग ऑर्बिट के एनर्जी लेवल पिछले वीडियो में अपन ने निकाले थे, उसको यहाँ पे लिख लिया अपन ने। अच्छा, यहाँ पे अपन ने एक हाइड्रोजन एटम को डिपिक्ट किया है और जिसमें न्यूक्लियस है ना, उसमें बेसिकली एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो, और एक इलेक्ट्रॉन, और ये 4 ऑर्बिट्स जो हैं डिपिक्ट किए हैं केवल, इन द सेंस कि जो है ये डिपिक्शन जो है स्केल पे नहीं है ना? इसमें तो एरर है, आपको दिख ही रहा होगा। एरर क्या है इसमें? जो रेडियस होता था nth ऑर्बिट का, वो अपन ने देखा था a0 n स्क्वायर होता था, और a0 कितना होता था 0.53 n स्क्वायर। ठीक है, तो ये सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट, और ये फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट यदि यहाँ है तो सेकंड ऑर्बिट तो इससे करीब 4 गुना बड़ा होगा। तो सपोज यहाँ पे आ जाएगा जो सेकंड ऑर्बिट, तो कायदे से यहाँ आना चाहिए यदि फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ है तो, और जो इसका थर्ड ऑर्बिट होगा वो तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब यहाँ पहुँच जाएगा। थर्ड ऑर्बिट जो है वो इतना बड़ा होगा, देख रहा है? और फोर्थ ऑर्बिट तो स्क्रीन के भी बहुत ज़्यादा बाहर चला जाएगा। तो इसलिए है ना, स्केल पे नहीं बनाया है, बट आपको है ना, यू गेट द आइडिया। अच्छा, तो अब इसमें हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है उसको देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है E1, E1 का मतलब n इज इक्वल टू 1, तो इसका एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, कितना हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल्स में है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन ने कन्वर्ट करके इस टाइप से लिखा है। E2 तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 ऑर्बिट्स के निकाल लेते हैं, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 आपका हो जाता है -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, तो ये हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अब हाइड्रोजन एटम जो है वो रेडिएशन एमिट कैसे करता है उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो हमने बना रखा है ये लोअर मोस्ट ऑर्बिट पे है, तो लोअर मोस्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इनफैक्ट हाइड्रोजन एटम या किसी भी स्टेट का वो ऑर्बिट जहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो लोअर मोस्ट है उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो रेडिएशन एमिट करने के लिए सबसे पहला है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना जरूरी है। ठीक है, इसको एक्साइट होकर के किसी भी हायर ऑर्बिट में जाना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन मतलब एक्साइट होने के 2 तरीके हो गए इलेक्ट्रॉन के, हैं? तो एक तो हो गया कि फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया इसने, ठीक है, फोटोन से टकरा गया, ठीक है, और दूसरा हुआ कोलिजन। जब 2 एटम्स कोलाइड करते हैं, है ना, सपोज आपने गैस को हीट कर दिया या और भी किसी कारण से यदि किसी एटम से कोलाइड कर गया तो उससे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट्स में जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब किया और फोटोन एब्जॉर्ब करके वो 4th लेवल पे आ गया, सपोज यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया। ठीक है, तो एक बार जब वो हायर लेवल पे चला जाए तो हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा देर तक रहता नहीं है ना, अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम रहता है 10⁻⁸ सेकेंड, है ना, जो आप समझ लीजिए नहीं के बराबर है। तो इमीडिएटली वो वापस नीचे गिरेगा। अच्छा, वापस किस ऑर्बिट में आएगा ये मतलब कोई जरूरी नहीं कि जिस ऑर्बिट से गया है उसी ऑर्बिट में वापस आएगा। ठीक, तो यहां से जो है वो 4 से लेकर के 3rd ऑर्बिट में भी आ सकता है। 4 से यदि 3rd ऑर्बिट में आया तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है 4th लेवल का और 3rd लेवल का एनर्जी डिफरेंस, तो वो जो है वो रेडिएशन के रूप में एमिट कर देगा। ठीक है,
अच्छा, अब है कि 4th लेवल से वो चाहे तो अपना 3rd लेवल पे भी आ सकता है, ठीक है? मतलब 2nd लेवल पे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकता है और यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो इन दोनों लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उसके इक्विवेलेंट जो वेवलेंथ होगी, ठीक है? उस एनर्जी को एमिट कर देगा। और यदि सपोज यहाँ से वो यहाँ जंप करता है, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उसका इक्विवेलेंट जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट कर देगा, ठीक है? अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो कलर मैंने चूज किया है वो डिलिबरेटली, है ना, ये दोनों लेवल्स के बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत कम है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट डाला है ना, मतलब ऑब्वियसली येलो लाइट नहीं निकलेगी इन दोनों एनर्जी के बीच में, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जा रही है ना, येलो, ग्रीन और ब्लू। एक्चुअल में यही ब्लू नहीं होगा, मतलब ब्लू और ग्रीन ये मैंने डिपिक्ट करने के लिए किया है, वो अभी अपन देखेंगे कि कौन से एनर्जी लेवल से जब रेडिएशन निकलता है तो वो किस रेंज में निकलता है, बट यू गेट द आइडिया कि यदि एनर्जी लेवल में डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली, है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है वो निकलेगा। तो इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन एटम रेडिएशन एमिट करता है। अच्छा, अब ये जैसे अपन ने 3 फोटोन बनाए हैं, इसमें से किसी भी फोटोन की यदि अपने को फ्रीक्वेंसी पता करनी है ना, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी h न्यू है सपोज, ये न्यू यदि हमको पता करना है तो जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसको h न्यू से इक्वेट करना है, ठीक है? तो इस केस में h न्यू कितना हो जाएगा? h न्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इनिशियल माइनस E फाइनल, ठीक है? अच्छा, ये क्या है, लेवल 4 से लेवल 1 गया है, ठीक है? तो E इनिशियल क्या था? लेवल 4, E4 माइनस E1, ठीक है? तो कितना हो गया? माइनस 0.85 माइनस 13.6, ठीक है? तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? थोड़ी जगह बना लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ऐसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह ना वेवलेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि वेवलेंथ को फिर प्लेस करने में अपने को ईजी रहेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है वो कहाँ पे है। तो hc बाय लैम्डा ये कितना है? 12.75 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो अब जूल्स में आ गए, तो लैम्डा कितना हो गया, है ना? आप वैल्यूज पुट करिएगा तो लैम्डा की ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया आपका 970 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है? और ये 970 एंगस्ट्रॉम विजिबल लाइट के नीचे है, ठीक है? तो ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेंज में आ गए, है ना? ये तो मैंने कहा था ब्लू अपन ने केवल डिपिक्शन के लिए बनाया है। अच्छा, अब इसमें तो ये तो क्लियर ही है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पर फॉल कर सकता है, ठीक है? तो स्पेक्ट्रम को सिस्टमेटाइज करने के लिए हमने कुछ सीरीज डिफाइन कर रखी है, ठीक है? उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने अलग अलग एनर्जी लेवल्स डिपिक्ट किए हुए हैं, है ना? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 या 6 एनर्जी लेवल ले लिए। एनर्जी लेवल्स कितने हैं, एनर्जी लेवल का वैल्यू क्या है, वो भी अपन ने यहाँ पे लिखा हो, ठीक है ना? हर एक का जैसा पिछली बार अपन ने निकाला था। तो अब क्या है, जैसे तो एनर्जी लेवल 1 पे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आता है ना? ऑब्वियसली कोई रेडिएशन एमिट करेगा, है ना? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज डेफिनेटली डिफरेंट होंगी, अलग अलग लाइंस जो मैंने बना रखी है ना? लेवल 2 से जंप कर रहा है, 3 से जंप कर रहा है, बट इस पूरे को एक हम सीरीज का नाम देते हैं, ठीक है? जैसे ये सीरीज है, तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लायमैन सीरीज। और हर एक सीरीज का नाम जो है वो जिस साइंटिस्ट ने इस स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया था, है ना, उनके नाम पे है। तो ये सीरीज जो है n इजिकल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन किसी भी वहां से आएगा, तो वो जो फोटोन जो एमिट करेगा, है ना, वो लायमैन सीरीज का फोटोन माना जाएगा, ठीक है? अच्छा, और ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल क्रॉस फोटोन को तभी करना पड़ता है जब वो एनर्जी लेवल 1 पे आता है। तो ये लायमैन सीरीज जो है वो
अल्ट्रावायलेट रेंज में है। ठीक है, तो अभी अपन ने जो अभी जो एग्जांपल किया था थोड़ी देर पहले, उसमें हमने n=4 से n=1 पे लेकर के आए थे फोटोन को, और अपन ने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी जो निकलती है, जो वेवलेंथ अपन ने कैलकुलेट की थी, वो अल्ट्रावायलेट रेंज में आई थी। ठीक है, दूसरी सीरीज ये है ना, इसको बामर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो सीरीज है, ये विजिबल लाइट रेंज में है, और चूंकि विजिबल लाइट रेंज में है इसीलिए सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। भाई जैसे बोहर ने तो इसको 1913 में एक्सप्लेन किया, पर ये सीरीज तो बहुत पहले से लोगों ने मतलब ऑब्जर्व की हुई थी कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इस रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो रेडिएट करता है। तो ये विजिबल लाइट वाली ये सीरीज जो है वो 1885 में ही डिस्कवर हो चुकी थी, है ना। उसको एक्सप्लेन किया बोहर ने, मतलब इतने साल बाद, 30 साल बाद लगभग, बट उतना पहले डिस्कवर हो चुकी थी। जो थर्ड सीरीज है इसको बोलते हैं पाशन सीरीज, और ये सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रेंज में आएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती नहीं, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी इसकी। ये सीरीज जो है इसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। ये भी इंफ्रारेड रेंज में है। अजी मतलब ये यहाँ पे 2 लाइन बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रैकेट सीरीज में 2 ही लाइन्स हैं। भाई इसके ऊपर तो कितना भी हो सकता है ना, n=7, 8, 9, मतलब कोई भी लेवल हो सकता है। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज में फिर अकॉर्डिंगली उतने ही ये होंगे, है ना, उतनी ही लाइन्स होंगी। और ये जो सीरीज यहाँ पे बनाई है ना, ये फंड सीरीज, PFUND। ठीक है, तो ये फंड सीरीज है, और ये भी इंफ्रारेड रेंज में है, ये भी इंफ्रारेड रेंज में। अच्छा, अब यदि हाइड्रोजन एटम को हमको आयोनाइज ही करना हो, आयोनाइज करने का क्या मतलब निकला कि इलेक्ट्रॉन को पूरा ही निकाल दिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम से अलग ही कर दिया, तो उसके लिए हमको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये पूरा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इसके बीच की कोई एनर्जी होगी तब तो किसी एक लेवल पे जाके इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, बट हमको आयोनाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, है ना, बाहर कर देना है। तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम जैसे इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करता है तो वेवलेंथ एमिशन का एक जनरल एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जी चेंज है, इलेक्ट्रॉन जब वापस जंप करता है नीचे लोअर लेवल पे, वो कितना, इतना था, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं अभी के लिख देता हूँ ताकि, है ना, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा के 1/nf² माइनस n इनिशियल स्क्वायर। nf हो गया फाइनल ऑर्बिटल नंबर, और ni जो है वो जिस लेवल से वो जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कितना हो गया, hc/λ इज इक्वल टू के 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है, तो 1/λ कितना हो गया, k/hc, है ना। k/hc को एक जनरल एक कांस्टेंट से हम डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, r जो है वो k/hc है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी देखते हैं, ये हो जाएगा 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है, r को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, r को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है,
तो ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्लियर है, मतलब अब जैसे अभी अपन ने जो वेरियस सीरीज जो अपन ने डिस्कस की, यदि मैं लाइमैन सीरीज के लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहें, ठीक है, तो लाइमैन सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, फाइनल कितना हो जाएगा लाइमैन सीरीज के लिए 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, जिस भी लेवल से आ रहा हो, फाइनल लेवल इसमें 1 है, ठीक है। बामर सीरीज के लिए 1 बाय लैम्डा का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, r 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से आप बाकी सीरीज के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपका बेस एक्सप्रेशन जो है वो यही है, फंडामेंटल एक्सप्रेशन जो है यही है, उसी से आप ये बाकी जितने सीरीज के आपको एक्सप्रेशन निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है।